नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए आपका एसएसटी में ये आपका सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आज आपका ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है ये है आपका प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य से हर्षवर्धन तक का संपूर्ण सफर रहेगा। और एक तरीके से देखें तो ये आपका इतिहास का जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन एसएसटी पेपर 2 के लिए, ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में के लिए ये आपका आता है। तो आप चाहे यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हों या फिर पूरे भारत में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो सभी के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, विद्रोह से महाशक्ति तक का सफर, फाउंडेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का नाम आता है तो सबसे पहले अशोक का नाम आता है, सम्राट अशोक। तो यहाँ पे जो है 326 ईसा पूर्व में जो फॉरेन इन्वेंशन हुआ, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण, मगध पर नंद वंश के घनानंद का शासन। तो यहाँ दोस्तों अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। और इस समय यहाँ नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त जो है वो उसकी सेना में यानी कि घनानंद की सेना में नौकरी करता था और चंद्रगुप्त ने राजा यानी घनानंद के दुर्व्यवहार से ऊब करके राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चंद्रगुप्त की जो भेंट हुई वो किससे हुई? चाणक्य से हुई चंद्रगुप्त की भेंट हुई, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण कर दिया तथा नंद राजवंश का तख्ता पलट करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद यहाँ पे आपका यूनानी सेनापति सेल्यूकस, उसने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया यानी कि परास्त कर दिया। और यहीं से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की शुरुआत, मौर्य वंश की स्थापना का शुरुआत यहाँ से शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका आता है मौर्य वंश का प्रशासन, विशाल प्रशासन और मैगस्थनीज की इंडिका में क्या योगदान रहा सम्राट अशोक के, क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ मैगस्थनीज की इंडिका जो पुस्तक थी, जानकारी के स्रोत में इसमें मैगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इन पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया जो उसे वहाँ पे आश्चर्यजनक लगी उस समय। मैगस्थनीज की नज़र में जो मौर्य साम्राज्य था वो ये था कि मैगस्थनीज ये मानते थे कि लोग जो है मौर्य साम्राज्य में वो अत्यंत सभ्य लोग थे और वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ये सबसे बड़ी बात उसने उस समय गौर किया था मैगस्थनीज ने। उसने अपनी बातों में कहा, अपनी किताबों में इंडिका में कहा कि वे अपनी कई बातों का कठोरता से पालन करते थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो लोग कहते थे वो करते थे। मौर्य साम्राज्य में झूठी गवाही यानी कि फॉल्स विटनेस नहीं दी जाती थी। साथ ही साथ शासकों के महल जो है सोने चांदी से निर्मित होते थे, इतना सोना होता था भारत में उस जमाने में। अशोक के शासनकाल में सोने के जो है वो महल हुआ करते थे। और मगध साम्राज्य जो था पूरा, वो मैंने बताया आपको कि 9 मील लंबा 1.5 मील चौड़ा पूरा जो है वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो है वो बना था। सम्राट अशोक का पूरा जन कल्याण नियम यानी कि इम्परर अशोक एंड हिज लेगेसी। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका बेटा यानी कि अशोक जो है वो गद्दी पर बैठा, मौर्य की गद्दी पर। अशोक ने कलिंग के युद्ध में इतना भीषण रक्तपात किया कि उस युद्ध के बाद आने के बाद यह तय किया कि वो भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। इतना भीषण रक्तपात उस युद्ध में अशोक ने मचाया था। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने बड़े साम्राज्य का शासन उसने किया, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने और उसकी जन कल्याण
की भावना के कारण सम्राट अशोक को महान कहा गया इतिहास में। धर्म प्रचार के मामले में अगर देखा जाएगा अशोक के बारे में, तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को संदेश प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। उसके बाद अशोक ने स्मारक एवं बौद्ध विहार, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। उसके बाद उसने सांची के स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटा करके बैठे हुए 4 सिंह, ये जो देख पा रहे हैं आप, 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है और इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ये जो आप देख पा रहे हैं चिन्ह। इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश का जो घटनाक्रम और पतन जो शुरू होता है वो आपका अब यहाँ से शुरू होता है। इसमें आप देख लीजिए एक ब्यौरा, शासक का नाम और उनका शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हो रहा है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। उसके बाद बिंदुसार का समय शुरू हो रहा है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। सम्राट अशोक का शुरू हो रहा है 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम दिनों में सेनापति जो थे वो पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया बृहदत्त को हटा करके, और इस तख्ता पलट के साथ ही महान मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है, मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। मौर्यों के समकालीन कुछ ऐसे भी शासक हुए जिनको जानना आपको जरूरी है, जैसे कि सातवाहन और दक्षिण राज्य। इसमें संगम साहित्य, समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य हुआ करते थे, जिसमें कि आपका चोल यानी कोरोमंडल तट पे, चेर केरल के तट पे और पांड्य दक्षिण छोर पे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी हमको तमिल भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य है इसमें देखने को मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था, संगम साहित्य। इसके बाद दोस्तों आपका आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इस वंश का जो शासक था, संस्थापक था, वो आपका सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, सिमुक के उत्तराधिकारियों ने। और इस समय यानी कि सातवाहन वंश के समय में कार्ले का चैत्य मंडप का निर्माण इसी समय में हुआ था। कार्ले का चैत्य मंडप सिमुक के शासनकाल में, यानी कि सातवाहन वंश के शासनकाल में, जिसका समय था 30 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी तक, सातवाहन वंश। इसके बाद आपका आता है पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशी आक्रमण। इसमें सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ था। सबसे अधिक विख्यात जो शासक था वो हिंद का यूनानी शासक मिनांडर हुआ, और वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है इतिहास में। उसकी राजधानी पंजाब में साकल यानी कि आधुनिक में जो सियालकोट है पंजाब में, वो इसकी राजधानी थी हिंद यूनानी शासक मिलिंद यानी कि मिनांडर की। उसके बाद यूनानियों के बाद से भारत में आए आपके शक राजवंश। यूनानी के बाद शक भारत में आए, और शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम जो है, रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक हुआ। शकों के बाद से जो भारत में राज किए वो आपके पहलव आए। पहलव जिनको कि पार्थियाई यानी कि ईरान से भारत में आए थे पहलव, और वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए जो ईरान से आए थे पहलव। पहलवों के बाद कुषाण आए, और इनमें कनिष्क जो है वो सबसे सर्वाधिक विख्यात और प्रतापी शासक हुआ था कुषाण वंश में, और वह इतिहास में 2 कारणों से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। पहला था कि 7800 ईस्वी में कनिष्क ने एक नया संवत चलाया जो शक संवत के नाम से जाना जाता है इतिहास में, और भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है शक संवत अभी भी। और दूसरा जो है, उसने बौद्ध धर्म को अपना करके कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा को भी आयोजित कराया था। अर्थात पहलवों के बाद कुषाण आए, और कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे विख्यात शासक हुआ, और वह इतिहास में 2 कारणों से जाना गया। सबसे पहले उसने 7800 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, और भारत सरकार के द्वारा जो आज भी प्रयोग में लाया जाता है। और दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपना करके कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा को भी आयोजित कराया था। इन 2 वजहों से जो है वो कनिष्क कुषाण जो है वो जाने जाते हैं इतिहास में।
इसके बाद आता है आपका कुषाण काल। कुषाण काल में क्या हुआ? कुषाण काल चिकित्सा, व्यापार और विज्ञान। चिकित्सा के क्षेत्र में कनिष्क के जो चिकित्सक थे, कनिष्क के समय में चरक नामक चिकित्सक हुए, सबसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें 600 से ज़्यादा दवाइयों यानी कि औषधियों के बारे में लिखा गया है। और यह संहिता जो है, चरक संहिता, यह निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये संदेश दिया जाता है चरक संहिता में। और भारतीयों ने हिंद, यूनानी और कुषाण लोगों से सोना और चांदी को पिघला करके सिक्के बनाने का नया तरीका भी इसी समय में सीखा था, यानी कनिष्क के समय में। व्यापार की बात करेंगे, कुषाणों का चीन से रोमन साम्राज्य जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण हो गया और भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था में उनका अभूतपूर्व वृद्धि हुई। खगोल शास्त्र में यानी सप्ताह के दिनों को ग्रहों के नाम पर पुकारना, रवि, सोम, मंगल, शनि, यह भारतीयों ने यूनानियों से सीखा था। किससे सीखा था? यूनानियों से सीखा था। ठीक है, आगे नगरीकरण, राज्य व्यवस्था और मूर्तिकला। नगरीकरण और राज्य व्यवस्था में अगर देखेंगे तो नगर विकास जो हुआ, ने तक्षशिला, पुरुषपुर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर, जो कि आधुनिक में कांजीपुर या श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। राजतत्व सिद्धांत की बात करेंगे तो राजा में देवत्व की भावना यानी कि डिवाइन राइट शकों और कुषाणों से प्राप्त हुई है और महाराजा धीराज की अवधारणा कुषाणों की ही देन है। मूर्ति कला के दो केंद्र उस समय हुआ करते थे। पहला है आपका मथुरा कला, दूसरा है आपका गांधार कला। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का जो है वो प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती थी और गांधार कला में स्लेटी पत्थर यानी ग्रे स्टोन का प्रयोग करके मूर्ति कला बनाया जाता था। और चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से ही सीखी है, तो ये याद रखिएगा। आगे आता है आपका गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग का उदय। स्वर्ण युग का उदय, गुप्त साम्राज्य का जो उदय होता है वो होता है आपका 320 ईसा पूर्व में और इस काल को भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। गुप्त काल का सबसे प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त हुआ, जो कि गुप्त काल का संस्थापक था और उसका उत्तराधिकारी जो हुआ था वो आपका घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम पहला प्रसिद्ध राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की थी और वो आपका इसी गुप्त साम्राज्य का राजा था। समुद्रगुप्त इसके बाद आए। समुद्रगुप्त एक अजेय योद्धा रहे, चंद्रगुप्त का पुत्र, जिसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, उसने कभी युद्ध नहीं हारा और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय में उनके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ पर उनकी विजयों का जो है वो अभिलेख खुदवाया था, यानी कि लिखवाया था। के बाद यानी लड़ाई जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और ऐसे जो है कुछ सोने के सिक्के चलवाए जिन पर अश्वमेध के घोष अंकित है। इस तरीके से सोने का सिक्का उसने चलवाया था समुद्रगुप्त ने। गुप्तकालीन समाज और साम्राज्य का अंत, शासक और समाज। उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उसके बाद विक्रमादित्य आए, उसके बाद कुमारगुप्त आए और उसके बाद स्कंदगुप्त आए। यानी कि समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही भारत आया था। चंद्रगुप्त के समय में आदर्श समाज यानी कि लोग लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते थे। समाज जो है पूर्णतः अहिंसक और सत्यवादी होता था। इनके पतन का कारण कहाँ से शुरू होता है? तो गुप्तकालीन समाज का जो अंत होता है वो हूणों के आक्रमण से होता है। मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति हूणों ने साम्राज्य पर लगातार प्रहार किया, यानी कि गुप्तकालीन साम्राज्य पर, और साम्राज्य का अंत हुआ। हूणों के आक्रमण और आंतरिक कमजोरियों के कारण 6वीं शताब्दी के आरंभ में इस महान वंश का अंत हो गया, यानी कि गुप्तकालीन समाज समाप्त हो गया। इसके बाद आता है साहित्य का स्वर्णकाल, नवरत्न और कालिदास के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। साहित्यकार कालिदास जो है वो सबसे प्रमुख थे। कालिदास की कुछ अमर
रचनाएं हैं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। इसके बाद अन्य कुछ महान नाटक की बात करेंगे उन समय में, तो शूद्रक जो कि मृच्छकटिकम रचना है, विशाख दत्त की जो है मुद्रा राक्षस सबसे प्रसिद्ध रचना है उस समय की। कुछ नीति कथाओं की बात करेंगे तो पंचतंत्र जो है इसी काल में पुराणों पर आधारित इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की एक रचना की गई जिसका नाम था पंचतंत्र। ये एक नीति कथा थी। इसके बाद आता है आपका गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी की क्रांति। इसी समय में आपके आर्यभट्ट प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड और यह सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्हीं के सम्मान में भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। धातुक्रम की बात करेंगे, धातुक्रम तो महरौली का जो लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, वो गुप्तकालीन वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ और जंग रहित नमूना है, यानी कि एक ऐसा लोहे का स्तंभ जिसमें अभी तक कभी जंग नहीं लगा। वाराहमिहिर जो है एक ऐसे उस समय के विद्वान थे जो दरबार के नवरत्नों में से एक वाराहमिहिर, विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने बताया कि कोई शक्ति चीज़ों को जमीन से चिपकाए रखती है जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो ये वाराहमिहिर ने बताया था। ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक ही कहिए, विद्वान कहिए, वैज्ञानिक कहिए, ये लोग गुप्तकालीन समय में पैदा हुए। उसके बाद आता है आपका पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन का युग। सांस्कृतिक पर्व में देखेंगे तो संगम नगरी इलाहाबाद में माघ, अर्धकुंभ और कुंभ का महान पर्व मनाया जाता है और वर्धन वंश का उदय होता है। गुप्त काल के पतन के लगभग 100 साल के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसका नाम पड़ा वर्धन वंश, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर जो कि वर्तमान में अंबाला जिला है पंजाब का। इसमें प्रमुख शासक हुए आपके प्रभाकर वर्धन प्रथम राजा जिसने कि बर्बर हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से पूरी तरीके से बाहर खदेड़ दिया। और उसके बाद आते हैं आपके हर्षवर्धन जो कि 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे तथा विद्वानों के महान आश्रयदाता भी थे, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में बहुत अच्छे विद्वान जो है वो उनके दरबार में रहते थे। और हर्षवर्धन के समय में ही संगम नगरी इलाहाबाद में माघ, अर्धकुंभ और कुंभ का महान पर्व शुरू किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है इतिहास, और इतिहास में SST पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए आपका ये पूरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में अगले चैप्टर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।